Today we are going to discuss about scale of finance. In our last lecture, we were discuss about Kisan credit card. So in Kisan credit card, we were discuss about scale of finance, which is fixed by a government or by a state government for a particular district. So in today lecture, we are going to discuss about scale of finance in detail. So what is scale of finance? स्केल ऑफ फाइनेंस एक इंडिकेटिव कॉस्ट होती है और एक बेस कॉस्ट होती है जो कि फिक्स की जाती है किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसके बेसिस पर फार्मर को क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है. सो इट इज़ अ इंडिकेटिव कॉस्ट. स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, ये एक इंडिकेटिव कॉस्ट होती है और बेस कॉस्ट होती है. उसके बेसिस पर ही अमाउंट फिक्स की जाती है जिस अमाउंट में फार्मर को क्या देना है, लोन देना है. सो ये लोन फिक्स करने की एक स्केल होता है, ये एक मिनिमम स्केल होता है कि इतना लोन दिया जाएगा. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उस पर जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है वो कितना फिक्स किया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो फिक्स किया जाता है. पैडी के लिए हमने 55,000 का एग्जांपल देखा था और पोटैटो के लिए 1 लाख का देखा था. तो वो यही था, वो स्केल ऑफ फाइनेंस यही था कि ये एक मिनिमम अमाउंट होती है जो कि फिक्स कर दी जाती है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके बेसिस पर फार्मर को लोन दिया जाता है. अब ये क्या होता है, जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है ये रेंज में फिक्स किया जाता है जिसकी एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में 2 टाइप्स के फार्मर होते हैं. पहले ऐसे फार्मर जो कि ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं और जो दूसरे फार्मर जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. ऐसे फार्मर जो कि ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं तो उनको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी उनका कम आता है, इसलिए उन्हें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम होती है. लेकिन ऐसे फार्मर जो कि न्यू टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी ज़्यादा आता है, इसलिए उन्हें फाइनेंस की नीड भी ज़्यादा होती है. So normally scale of finance is given in a range as the cost of cultivation for a farmer practicing traditional method of farming and that of a progressive farmer practicing मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन डिफर. सो लोअर वैल्यू किसके लिए होती है, ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम आती है, और अपर वैल्यू होती है मॉडर्न मेथड के लिए. अब जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो किस किस चीज़ के लिए फिक्स की जाती है, वो की जाती है एनुअल क्रॉप के लिए, पेरिनियल क्रॉप के लिए और लाइव स्टॉक के लिए. और वो स्केल ऑफ फाइनेंस, वो वैल्यू जो कि लाइव स्टॉक के लिए फिक्स की जाती है उसको हम बोलते हैं यूनिट कॉस्ट. यानी कि यूनिट कॉस्ट क्या होता है, लाइव स्टॉक विल हैव फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एंड दे आर टर्म्ड एज यूनिट कॉस्ट. यानी कि वो स्केल ऑफ फाइनेंस जो कि लाइव स्टॉक के लिए फिक्स किया जाता है उसको हम यूनिट कॉस्ट बोलते हैं. इट इज़ नथिंग बट अ स्केल ऑफ फाइनेंस विच इज़ फिक्स फॉर लाइव स्टॉक. ओके, सो द यूनिट वेरीज करता है विद द टाइप ऑफ लाइव स्टॉक. यानी कि यूनिट कॉस्ट होती है ये टाइप ऑफ लाइव स्टॉक के बेसिस पर भी डिफर करती है. जैसे कि मिल्क कैटल जो कि दूध अच्छा देते हैं, ऐसे कैटल जो कि दूध अच्छा देते हैं. एक मिनट, हाँ, मिल्क कैटल होते हैं उनके लिए 2 एनिमल्स के लिए फिक्स की जाती है. सीप और गोट के लिए 10 एनिमल्स के लिए फिक्स की जाती है और पोल्ट्री के लिए 500 बर्ड्स के लिए ये फिक्स की जाती है. ओके, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस. तो स्केल ऑफ फाइनेंस किन किन फैक्टर की वजह से डिफर करता है. तो सबसे पहले क्रॉप, जो अलग अलग क्रॉप होती है उनके लिए स्केल ऑफ फाइनेंस भी अलग अलग होता है. यानी कि पैडी के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस अलग होगा, वीट के लिए अलग होगा. अब नेचर ऑफ द क्रॉप, यानी कि क्रॉप का नेचर कैसा है, कि जो क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं वो हाई यील्डिंग वेराइटी है या फिर वो इम्प्रूव्ड वेराइटी है, तो उस बेसिस पर भी स्केल ऑफ फाइनेंस डिफर करता है. एक होता है सीजन के बेसिस पर, तो सीजन के बेसिस पर भी ये डिफर करता है स्केल ऑफ फाइनेंस. कैसे, यदि आप कोई क्रॉप है वो आप खरीफ में लगा रहे हो तो उसका स्केल ऑफ फाइनेंस डिफर करेगा बजाय उस क्रॉप के जो कि आप रबी में लगा रहे हो. ओके, तो इस तरह से सीजन पे भी ये डिपेंड करता है स्केल ऑफ फाइनेंस. अब टाइप ऑफ लैंड, यानी कि टाइप ऑफ लैंड का मतलब है कि वो इरीगेटेड लैंड है या फिर रेनफील्ड लैंड है, तो उस बेसिस पर भी स्केल ऑफ फाइनेंस डिफर करता है. यानी कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड दैट इज इरीगेटेड और ड्राई, द स्केल ऑफ फाइनेंस डिफर विद द सेम क्रॉप. फिर आता है डिस्ट्रिक्ट और एरिया. फॉर द सेम क्रॉप द स्केल ऑफ फाइनेंस वेरीज करता है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट. जैसे कि हमने पहले किसान क्रेडिट कार्ड वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो डिफर करता है, वो अलग अलग होता है. ओके,
अब हम देखते हैं कि स्केल ऑफ फाइनेंस की जो वैल्यू होती है वो किस बेसिस पे फिक्स की जाती है, मतलब कि वो कैसे फिक्स करता है, कौन फिक्स करता है इस वैल्यू को। तो ये एक वैल्यू होती है, ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कमेटी फिक्स करती है। उस कमेटी का नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी है, इसके अंदर कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीड बैंक ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। यानी कि लीड बैंक के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लीड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिस एक ऐसा कॉमर्शियल बैंक होता है, ऐसे कॉमर्शियल बैंक होता है जिस बैंक की उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। ऐसे ही बैंक को, ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक को उस डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक बनाया जाता है। तो इसमें कौन होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव होता है लीड बैंक का, और नाबार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोकल कोऑपरेटिव बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कॉमर्शियल बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और कुछ ऑफिसर्स होते हैं किसके? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के एंड एनिमल हस्बेंड्री के। सो नाउ we will read it from our notes. Scale of finance is fixed for each district by a committee whose name is district level technical committee. इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीड बैंक ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, नाबार्ड, लोकल कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जब लीड बैंक चैप्टर हमने डिस्कस किया था, मैंने उसमें एक बात बताई थी कि जो लीड बैंक होता है वो क्यों डेवलप किया गया था? वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए डेवलप किया गया था। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? सोसाइटी के वास्ट सेक्शन को बैंकिंग एक्टिविटी से कनेक्ट करना एट चीपर कॉस्ट। इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये एक पूरा एक चैप्टर है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब हम आगे इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो मीटिंग होती है किसकी? डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी की, वो कौन चेयर करता है? मतलब वो किसके द्वारा चेयर की जाती है? यानी कि उनके जो चीफ गेस्ट होते हैं, यानी कि चेयर पर्सन कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनके द्वारा ये इनकी मीटिंग चेयर की जाती है। और इसको मैनेज कौन करता है, यानी कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है इस मीटिंग को? वो करता है लीड बैंक, यानी कि उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो लीड बैंक है उसका मैनेजर। ओके अब देखिए, अब ये अपना फंक्शन कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स होता है। तो ये क्या करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, ये टेक्निकल सर्वे को कंपाइल कर देती है। किसके साथ? नाबार्ड के साथ। नाबार्ड जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसके साथ। अब ये नाबार्ड कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है? तो जो नाबार्ड होता है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके गैदर करता है। और ये कब होता है? ये हर साल करता है। ये हर साल स्केल ऑफ फाइनेंस की वैल्यू है वो हर साल फिक्स होती है। यानी कि स्केल ऑफ फाइनेंस की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, वेरी करती है, हर साल वेरी करती है। इसलिए जो नाबार्ड है वो इन्फॉर्मेशन भी हर साल गैदर करता है फ्रॉम दी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सो अब ये जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी क्रॉप ग्रो हुई है उस डिस्ट्रिक्ट में, कितने एक्सटेंट तक हुई है, और उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट कितनी आई है, उस पर कितना खर्चा हुआ है, उसकी मार्केटिंग कितने रुपए में हुई है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये नाबार्ड को देता है। ओके और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर नाबार्ड एक मैप तैयार करता है, और फिर उस मैप तैयार करने के बाद क्या होता है कि एक प्रायोरिटी सेक्टर बना लेते हैं, यानी कि प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ बना लेते हैं जिन बेसिस पर लोन को बांटा जाता है। यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी लोन की, कितने अमाउंट में, यानी कि कितने अमाउंट में किसको सबसे ज़्यादा नीड है लोन की, उसको दिया जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। सो District level technical committee compiles technical survey report with the information obtained from NABARD. NABARD in turn obtain information from the state agriculture department every year, which will have the necessary details like what are crops grown, their extent, etc. By using the above detail, potential map is prepared. By using this, one can list out the priority activities to be financed in each part of the district and extent to which these are to be financed. यानी कि इन मैप के बेसिस पर प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ को लिस्टेड आउट किया जाता है कि कौन कौन सी प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जिनको फाइनेंस की नीड है, और कितने एक्सटेंट में नीड है ये भी पता लगाया जाता है। Finally, cost of cultivation is estimated based on the market trend and need. So
this scale of finance is not fixed and keeps on changing every year. So तभी ये जो scale of finance होता है ये fix नहीं होता, ये हर साल change होता रहता है. So this all about scale of finance. I hope this lecture was helpful for you. Now in our next lecture we will going to discuss about Reserve Bank of India, which will going to be a most important lecture for NABARD and AFO point of view and also for your academic point of view. So don't miss the lecture on Reserve